नमस्ते अभ्यर्थियों, आज हम आपके सामने विश्व के प्रमुख महाद्वीपों की श्रृंखला लेकर हैं और विश्व के प्रमुख महाद्वीपों में हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक सेकेंड ग्रेड जीके, रीट, कांस्टेबल और अन्य सभी संबंधित भर्ती के लिए रहेगा और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक कि 100% प्रश्न यहाँ से संभावित रहेंगे, क्योंकि हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चलेंगे। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि अपन देखते हैं कि विश्व के अंदर कुल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं और 7 महाद्वीपों में भी सबसे प्राचीनतम भूखंड जिसको कहा जाता है वो सबसे प्राचीनतम भूखंड कौन सा रहेगा? तो अफ्रीका महाद्वीप रहेगा। तो प्राचीनतम भूखंड अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आज हम अध्ययन कर रहे हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक एक करके पॉइंट वाइज अपन देख लेते हैं कि कैसी कैसी क्या स्थितियाँ रहेगी। तो सबसे पहले हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या है? विश्व के प्रमुख महाद्वीप। विश्व के प्रमुख महाद्वीप और विश्व के प्रमुख महाद्वीपों में से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जानकारी जो अपन दे रहे हैं वो कौन से महाद्वीप से संबंधित है? तो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित। तो हम अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए या पूछे जा सकते हैं उसको पॉइंट वाइज अगर देखें तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप में हमें क्या क्या पढ़ना है, आइए एक बार देख लेते हैं अपन। तो यहाँ सबसे पहले अपन देखेंगे वहाँ की स्थिति, चाहे वो अक्षांशीय हैं या ग्लोबीय हैं, और स्थिति के साथ यहाँ की जलवायु अपन कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ की प्रमुख नदियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, अफ्रीका की प्रमुख झीलों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, पर्वत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, पर्वत के बाद यहाँ पर मैदान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैदान के बाद देखें तो यहाँ घास के मैदान की बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो वन से संबंधित देख लो, यहाँ की आदिम प्रकार की जनजातियों से संबंधित प्रश्न को देख लो, जनजातियाँ, ठीक है। यहाँ के प्रमुख द्वीपों के बारे में जानकारी ले लो और यहाँ पर प्रमुख जल संधियाँ। तो इस तरीके से हमारा जो टॉपिक रहेगा उस टॉपिक में हम अफ्रीका से संबंधित इस तरीके की सारी जानकारी अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कौन सी? अफ्रीका की स्थिति। अब देखिए अफ्रीका की स्थिति को मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि ये ग्लोबीय स्थिति है, ये वाली। पृथ्वी के प्रतिरूप को हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। और इस ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं खींची गई है उसको हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और खड़ी रेखाएं खींची गई है उसको, खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखाएं कहते हैं, ठीक है ना। आड़ी रेखाओं को क्या कहा? अक्षांश रेखा है, और खड़ी रेखा को अपन ने क्या कहा? तो देशांतर रेखा कह दिया। अब हमारे यहाँ पर बात आती है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। और 0 डिग्री जो खड़ी रेखा है उसको क्या कहते हैं? तो देशांतर रेखा। और देशांतर रेखा में भी इसका नाम अपन यहाँ पर क्या लिख लेंगे? ग्रीनविच रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा? ग्रीनविच। अब इसका जिक्र अपन ने क्यों किया? क्योंकि भूमध्य रेखा जो है वो ग्लोब को कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में बांट रही है। एक भाग कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा भाग कौन सा हो गया? तो दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से ये ग्रीनविच रेखा जो है वो कितने भागों में बांट रही है? 2 भागों में। किसको? पृथ्वी को। एक हो गया कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। और एक कौन सा हो गया? तो पश्चिमी गोलार्ध। समझना इस बात को, क्योंकि हम इन दोनों अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का सहारा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यदि आप अफ्रीका को वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे, ठीक है ना, अफ्रीका का मैप कुछ इस तरीके से हैं, और अफ्रीका का मैप अगर आप वर्ल्ड मैप के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि अफ्रीका के बीचों बीच से लगभग कौन सी रेखा निकल रही है? ये भूमध्य रेखा निकल रही है। और अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से ये निकल रही है कौन सी? ये वाली रेखा। तो इस तरीके से ग्लोब की स्थिति में देखें तो अफ्रीका की कुछ स्थिति ऐसी हैं कि ये चारों गोलार्ध में स्थित हैं। हम देखें देशांतर के हिसाब से, तो देशांतर के हिसाब से ये कौन सा गोलार्ध हो गया? पूर्वी गोलार्ध हो गया, ठीक है। देशांतर के हिसाब, अक्षांश के हिसाब से देखें तो अक्षांश के हिसाब से ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो
अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति जो है वो कितने गोलार्धों में है? 4, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध अक्षांश के हिसाब से, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध देशांतर के हिसाब से। तो अफ्रीका की स्थिति कितने गोलार्धों में है? 4 गोलार्धों में अफ्रीका की स्थिति है। तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप जो 4 गोलार्धों में विस्तृत हैं वो कौन सा महाद्वीप कहेंगे आप? अफ्रीका महाद्वीप। दूसरी बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप पर। तो अफ्रीका महाद्वीप में जलवायु कैसी रहेगी? ठीक है ना, स्थिति की बात तो हो गई, लेकिन इसकी स्थिति के ऊपर एक और अपन जानकारी लें तो इस तरीके से आपका जो ये अफ्रीका महाद्वीप आ रहा है, उस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखें तो अफ्रीका महाद्वीप के आसपास की क्या भौगोलिक स्थिति है? तो अफ्रीका के जस्ट उत्तर में यहाँ पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। इसके बाद यहाँ पर कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप हो जाएगा इस तरीके से। और इधर से यहाँ पर कौन सा महाद्वीप है साथियों? तो एशिया महाद्वीप। पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इस तरीके से जलीय और स्थलीय सीमा से युक्त क्षेत्र हैं। मैक्सिमम इस महाद्वीप की जो सीमा है वो कैसी सीमा है? जलीय सीमा रहेगी। तो यहाँ आपने जो जानकारी प्राप्त की, एक तो अफ्रीका 4 गोलार्धों में है, दूसरी आपने जानकारी प्राप्त की कि भूमध्य सागर अफ्रीका के उत्तर में है, अफ्रीका की सीमा यूरोप और एशिया 2 ही महाद्वीपों से लगती हैं, फिर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर से भी अफ्रीका की सीमा लगती हैं। इसके बाद हम एक और जानकारी लेते हैं अफ्रीका से संबंधित, और उसमें अपना रहेगा कि अफ्रीका के अंतर्गत 3 अक्षांश रेखाएं निकलती हैं। हम स्थिति की ही बात कर रहे हैं अभी, और 3 अक्षांश रेखाओं का तात्पर्य क्या है? तो देखिएगा, वापस से हम ग्लोब पर चलते हैं। ये आपके ग्लोब हैं और ग्लोब पर इस तरीके से हमने अभी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बारे में पढ़ा है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हमने क्या कहा साथियों? भूमध्य रेखा कहा। और इसके बाद 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद देखें तो यहाँ पर ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, और यहाँ पर 23.5 डिग्री क्या हो जाएगा? दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। ठीक है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री क्या हो गया? दक्षिणी अक्षांश हो गया। उत्तरी अक्षांश को क्या कह दिया? कर्क रेखा कह दिया, और दक्षिण अक्षांश को क्या कह दिया? मकर रेखा कह दिया। अब अफ्रीका की स्थिति कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना, इस तरीके से है कि जिसमें क्या है? 3 रेखाएं निकल रही हैं। ठीक है, 3 रेखाएं यहाँ से निकल रही हैं। और कहने का तात्पर्य ये हुआ कि ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, ये जो अफ्रीका वाला पार्ट है, उस अफ्रीका में 3 अक्षांश रेखाएं निकलने के कारण यहाँ पर पूरा देखा जाए तो हमेशा यहाँ पर तापमान अधिक रहता है, और तापमान अधिक रहने के कारण यहाँ पर कौन सी जलवायु रहेगी? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु। तो हमको ध्यान रखना है कि कौन से महाद्वीप पर अधिकतम क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय जलवायु रहती है। तो अधिकतम क्षेत्रफल पर कौन सी जलवायु देखेंगे हम? उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु में अधिकतम क्षेत्रफल पर अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका के उत्तर में यहाँ पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के आसपास वाली जलवायु को हम क्या कहेंगे? भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ दूसरी प्रकार की, देखिए पहले प्रकार की जलवायु तो लगभग 70 से 75% भाग पर तो क्या हो गई? उष्णकटिबंधीय जलवायु। इसके बाद बात करते हैं भूमध्य सागर की। तो भूमध्य सागर के आसपास की जलवायु, एक तो ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखें तो अफ्रीका के उत्तर में उत्तरी अफ्रीका या भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र, और एक दक्षिणी अफ्रीका जो कंट्री है अफ्रीका महाद्वीप की, वहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ठीक है, कौन सी जलवायु पाई जाएगी? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्लियर करें तो अफ्रीका महाद्वीप 4 गोलार्धों में स्थित हो गया। अफ्रीका महाद्वीप के ऊपर दूसरी बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप पर 3 अक्षांश रेखाएं, अफ्रीका महाद्वीप पर 3 अक्षांश रेखाएं क्या हो गई? स्थित हैं। और 3 अक्षांश रेखाएं मतलब कर्क, मकर और भूमध्य रेखा। तो यहाँ का अधिकांश भाग उष्णकटिबंधीय जलवायु। प्रश्न इस तरीके से भी आया है कि 3 अक्षांश रेखाएं कर्क, मकर और भूमध्य कौन से महाद्वीप से निकलती हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप से। दूसरा प्रश्न, भूमध्य सागरीय जलवायु कौन से देश में है? दक्षिण अफ्रीका में है। और इसके अलावा कौन से? तो भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र। तो यहाँ पर हमारा पहला बिंदु जो था स्थिति एवं विस्तार कंप्लीट होता है। हम दूसरा बिंदु लेते हैं प्रमुख नदियाँ। तो प्रमुख नदियों की बात करते हैं अफ्रीका की, और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न पूछे गए हैं प्रमुख नदियों से संबंधित।
देखिए नदियों की बात करें आप तो नदियों के अंतर्गत हमें एक प्रश्न सीधा आता है कि अफ्रीका का नाम लिया, मतलब नील नदी हमारे सामने। अब चलते हैं नदियों के अंतर्गत, तो दूसरा टॉपिक आप ले रहे हैं प्रमुख नदियाँ, अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। और प्रमुख नदियों में साथियों सबसे पहली नदी अपन को क्या ध्यान रखना है, नील नदी। अब देखो नील नदी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले नील नदी की बात कर लेते हैं। इस तरीके से मैप पर भी चलते हैं, दोनों स्थितियों में देख लेते हैं। एक तो मैप पर क्या कंडीशन है, इस तरीके से ये महाद्वीप आप देख रहे हैं। अब देखिए नील नदी जो है उसका जो उद्गम स्थान है, वो उद्गम स्थान आप कौन सा पढ़ते हैं, तो विक्टोरिया झील पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सी झील पढ़ते हैं, विक्टोरिया झील, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी कहा जाती है या है। ये इस तरीके से यहाँ पर विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील। और इस विक्टोरिया झील की बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी निकली, नील नदी। और यहाँ पर अपन सभी जानते हैं कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर में गिर जाती है ये नदी, कौन सी नदी, नील नदी। तो नील नदी का उद्गम का प्रश्न हो गया। और दूसरा प्रश्न आता है विलय का, तो विलय इसका कहाँ होता है, तो भूमध्य सागर में। ये तो इसकी उद्गम और विलय से संबंधित बात की। बाकी नील नदी का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी, सभी को पता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो लंबाई में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। अब इस नदी को इस तरीके से अपन देखते हैं कि ये बाय द वे यहाँ पर विक्टोरिया झील है। ठीक है ना, तो विक्टोरिया झील में 2-3 देश हैं। विक्टोरिया झील क्या होती है कि 3 देशों से सीमा बनाती है। जैसे मैं यहाँ पर शॉर्ट में UKT लिख रहा हूँ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि एक तो युगांडा देश, एक केन्या देश और केन्या के बाद तंजानिया, इन तीनों की सीमाओं के बीच स्थित हैं। कहने का तात्पर्य एक तरफ युगांडा है, दूसरी तरफ केन्या है और तीसरी तरफ कौन सा देश है, तंजानिया देश है। और तीनों देशों से संयुक्त रूप से ये सीमा बनाती है विक्टोरिया झील। और वहीं से कौन सी नदी निकली, आपकी नील नदी। तो झील में आपको ध्यान रखना है 3 देश कौन से हो गए, युगांडा, केन्या और तंजानिया। फिर बात करें आप तो इस नील नदी के बारे में और प्रश्न क्या बनते हैं, तो नील नदी के बारे में एक प्रश्न बनता है कि ये नील नदी जो है वो देखिए इस तरीके से विक्टोरिया से निकलने के बाद कहाँ पर गिरी है, भूमध्य सागर में गिरी। ठीक है, तो आप ध्यान रख सकते हैं एक और भूमध्य सागर हो गया और दूसरी और कौन सी झील हो गई, विक्टोरिया झील हो गई। इस नदी के ऊपर जो प्रश्न बनते हैं, जैसे ये सबसे पहले आगे बात क्या जाती है, तो दक्षिणी सूडान में जाती है। दक्षिणी सूडान के बाद कहाँ जाती है, तो सूडान या उत्तरी सूडान में जाती है। सूडान के बाद ये कहाँ जाती है, तो मिस्र में जाती है। और इसके बाद कहाँ जाती है, तो भूमध्य सागर में मिल जाती है। अब यहाँ पर जो प्रश्न बनते हैं, एक तो सूडान की राजधानी जो है खार्तूम। ठीक है, सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। और सूडान की राजधानी खार्तूम और मिस्र की राजधानी, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिस्र की राजधानी क्या है, तो मिस्र की राजधानी रहेगी काहिरा। तो मिस्र की राजधानी काहिरा इस नदी के तट पर हैं। ठीक है, इसके तट पर हैं। ठीक है, तो किसके तट पे हैं, नील नदी के तट पे। तो काहिरा और खार्तूम 2 राजधानियाँ इस नदी के तट पर हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और काहिरा का प्रश्न आपको ये भी ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर कौन सा हो गया, काहिरा हो गया। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जनसंख्या में कौन सा है, काहिरा। और काहिरा कहाँ पे है, तो मिस्र के अंतर्गत। तो इस तरीके से आपने देखा कि विक्टोरिया से ये भूमध्य सागर, मिस्र, खार्तूम 2 इसके स्थान पर हैं। इसके बाद मिस्र के अंदर और देखें तो मिस्र में इस पर एक बांध बनाया गया है, आसवान बांध। ठीक है, इस नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, आसवान बांध। कभी कभी ये प्रश्न भी पूछा जाता है। ठीक है, आसवान बांध कहाँ पर है, तो मिस्र के अंदर। अब देखते हैं मिस्र के अंदर एक सभ्यता मिलती है, नील नदी घाटी की सभ्यता। और नील नदी घाटी की सभ्यता जो मिलती है वो यही नील नदी है। ठीक है, तो नील नदी का उपहार किसको कहते हैं, इतिहासविद और भूगोलवेत्ता, तो नील नदी का उपहार कहते हैं किसको, तो मिस्र को कहते हैं। ठीक है, नील नदी का उपहार किसको कहते हैं, मिस्र को कहते हैं। तो मिस्र
नील की देन कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। एक बार इसका रिवाइज कर लीजिए। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ, भूमध्य सागर में गिरी, युगांडा, केन्या और तंजानिया से सीमा बनाई। कौन सी झील ने? विक्टोरिया झील। इसके बाद इसकी बात करें तो सूडान की राजधानी खार्तूम और मिस्र की राजधानी काहिरा दोनों इसके तट पर स्थित हैं। भूमध्य सागर में गिरती हैं, विक्टोरिया से निकली। और मिस्र में कौन सा बांध है? तो आसवान बांध। और इसके डेल्टे का प्रश्न भी कभी कभी आ जाता है, तो डेल्टा कौन सा हो गया? चापाकार डेल्टा। ठीक है, कौन सा डेल्टा हो गया? चापाकार डेल्टा। चापाकार डेल्टे से तात्पर्य ये हुआ कि ये नदी जैसे ही इसके अंदर गिर रही है तो इस तरीके से मलबा जमा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नील का डेल्टा कैसा हो गया? चापाकार डेल्टा कंप्लीट हुआ। तो इस तरीके से नील नदी कंप्लीट, और इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण नदी की बात करें तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है यहाँ पर कांगो, जिसको आप जायरे नदी भी कहते हैं। और इस नदी की लोकेशन हम मैप पर चलें तो देखेंगे, कांगो गणराज्य और कांगो से निकलते हुए ये नदी इस तरीके से अटलांटिक महासागर में गिरती हैं। ठीक है, तो कहाँ पर गिर रही है? अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में। देखिए ये भूमध्य रेखा पर है बिल्कुल ये नदी, और भूमध्य रेखा को ये 2 बार टच करती है। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर है, और भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती हैं? तो 2 बार काटती हैं। तो ये ठीक है, इतना प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ध्यान रख सकते हैं भूमध्य रेखा को 2 बार काटती हैं। भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, मतलब ठीक है, 2 बार काटती हैं। दूसरी बात करें तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नदी है वो कहाँ पर गिर रही है? अटलांटिक महासागर में गिर रही है। और मध्य अफ्रीका में इसका जल आयतन, जल की बहुत अधिक मात्रा है, और मध्य अफ्रीका के लिए ये काफ़ी वरदान के स्वरूप साबित हो रही है। इसलिए इसे मतलब कांगो नदी को अफ्रीका का या मध्य अफ्रीका का, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मध्य अफ्रीका का, ठीक है, मध्य अफ्रीका का हाईवे कहते हैं। ठीक है, मध्य अफ्रीका का हाईवे हम किसको कहते हैं? कांगो नदी को। और इस नदी के ऊपर और चर्चा करें, ठीक है, इस नदी के ऊपर और चर्चा करें तो और क्या बात होगी? तो इस नदी पर 2 जलप्रपात हैं, एक तो स्टैनले और प्लस लिविंग स्टैनले, और कौन सा हो जाएगा? लिविंग स्टोन जलप्रपात, लिविंग स्टोन जलप्रपात। तो जलप्रपात में क्या मतलब होता है कि ऊपर से पानी नदी में इस तरीके से सीधा गिर रहा है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। और जलप्रपात में जो ये स्टैनले जलप्रपात हैं उसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट विशेषता देखते हैं अपन कि स्टैनले जलप्रपात के अंतर्गत देखें तो ये जल के आयतन की दृष्टि से, ठीक है, किसकी दृष्टि से? जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा, ठीक है, जल के आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या हो गया? जलप्रपात। अब जल के आयतन का मतलब क्या हुआ? तो जल के आयतन का मतलब होता है कि यहाँ पर अपन देखें कि जल की जो क्षमता है वो क्षमता सबसे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, जल मतलब इसके अंदर कुल मिलाकर बात यह है कि जल की मात्रा सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जल की मात्रा यहाँ पर सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और ये PDF में भी आपको अवेलेबल रहेगी। नेक्स्ट नदी की बात करें अपन, नेक्स्ट नदी कौन सी है? तो जायरे नदी, काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। कांगो और जायरे के बाद तीसरी नदी की बात करते हैं। तीसरी नदी है ज़ेम्बेंजी। साथियों वही चीज़ें आपके सामने आ रही है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वहीं से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। तो देखेंगे अफ्रीका के महाद्वीप या मैप पर सबसे पहले इस तरीके से, और अफ्रीका के महाद्वीप पर सबसे पहले हम यहाँ पर देखें तो ज़ेम्बेंजी नदी जो हैं वो अंगोला के पठार से निकलती हैं, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और आगे की ओर ये कहाँ पर मिल जाती हैं? हिंद महासागर में मिल जाती हैं। ठीक है, हिंद महासागर में मिल जाती हैं। तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, ठीक है, इन देशों में बहती है। अगर चाहें तो आप जान सकते हैं कि ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक,
इन देशों में बहते हुए आगे की ओर हिंद महासागर में गिरती है। लेकिन ये निकलती कहाँ से, ये ध्यान रखना है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो गया, अंगोला का पठार। और हमको ध्यान रखना है कि अंगोला का पठार कहाँ पे है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ पर हो गया, उद्गम हो गया ज़ैम्बेन्जी का अंगोला का पठार, और इसका विलय कहाँ हो गया, तो हिंद महासागर। साथियों, ये दोनों चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी महत्वपूर्ण है कि इस नदी पर एक जलप्रपात है और उस जलप्रपात का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात। देखिए फिर से विक्टोरिया आ गया। अब देखिए विक्टोरिया आपके सामने 3 बार आएंगे। एक विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मरुस्थल है, शुष्क मरुस्थल। दूसरा विक्टोरिया अभी हम देख चुके हैं कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप की एक झील है जहाँ से एक नदी का उद्गम हुआ है। एक विक्टोरिया जलप्रपात है जो कौन सी नदी पर है, तो जिम्बाब्वे नदी पर है। तो इस तरीके से यहाँ की प्रमुख नदियों की बात हो गई। बाकी यहाँ से एक नाइजर नदी निकलती है जिसको ताड़ के वृक्षों के तेल के व्यापार के कारण इसको तेल नदी भी कहते हैं, या नाइजर नदी को ताड़ क्षेत्र से नाइजीरिया से निकलने वाली है। तो अन्य नदी की बात कर सकते हैं कि अन्य नदी कौन सी है, तो नाइजर नदी, ठीक है, नाइजर नदी। और जिस पर एक बांध बना हुआ है केंजी बांध, ठीक है। कौन सा बांध बना हुआ है, केंजी बांध बना हुआ है। तो ये थोड़ा अपन देख सकते हैं कि नाइजर नदी पर बांध बना हुआ है केंजी बांध। अगला बिंदु हमारा रहेगा प्रमुख जिले। तो इसी में आगे बढ़ते हैं, प्रमुख जिले। अब देखिए झीलों को पढ़ने से पहले मुझे एक टॉपिक का ध्यान लाना होगा यहाँ पर, और उस टॉपिक का नाम है महान भ्रंश रेखा, ठीक है ना। अफ्रीका ये काफ़ी इसके लिए प्रसिद्ध रहता है, महान भ्रंश रेखा। और महान भ्रंश रेखा की बात करें तो महान भ्रंश रेखा जो है वो महान भ्रंश रेखा कहाँ पे हैं, तो अफ्रीका में। आइए देखते हैं क्या है महान भ्रंश रेखा। तो इस तरीके से आप अफ्रीका महाद्वीप पर चलिएगा, और अफ्रीका महाद्वीप पर अपन देखें तो जहाँ पर मैं ये लाइनिंग कर रहा हूँ वहीं पर इस तरीके से महान भ्रंश रेखा स्थित हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक झील है मलावी झील, और मलावी झील के ठीक दक्षिण से लगाकर ये इस तरीके से, ठीक है, लाल सागर होते हुए मृत सागर तक। मृत सागर साथियों कहाँ पर हैं, एशिया के अंतर्गत हैं। और एशिया भी कौन सा देश, तो जॉर्डन, जो काफ़ी खारा सागर हैं। ग्रेट टर्की की ग्रेट वॉन लेक के बाद, ठीक है ना, ग्रेट वॉन झील के बाद सबसे खारा कौन सा है, मृत सागर, और ये जॉर्डन देश में। तो यहाँ से, ठीक है ना, ये बीच में लाल सागर जिसको अपन आगे की दौर में पढ़ रहे हैं, लाल सागर। तो मलावी झील से लाल सागर, ठीक है, इसके बाद मृत सागर तक 6900 किलोमीटर लंबी, ठीक है, कितने किलोमीटर लंबी, 6900 किलोमीटर लंबी एक भ्रंश रेखा है। अब आपके सामने समझना है भ्रंश क्या है। भ्रंश का मतलब साथियों सीधे सीधे शब्दों में समझना है कि किसी स्थान पर तनाव बल, टेंशन बल, या टेंशन बल के अलावा अपन देखें कि दरार पड़ गई, ठीक है। सीधे साधे शब्दों में देख लेना अपन को, क्या हो गई, दरार विकसित हो गई, और उस दरार से निम्न भाग का विकास हुआ, ठीक है। तो उस दरार का विकास हुआ है, और इसी दरार में मैक्सिमम जिले अफ्रीका की हैं। तो अफ्रीका की अधिकांश जिले इसके पूर्वी भाग में हैं। तो भ्रंश का मतलब समझ सकते हैं कि दरार युक्त घाटी का विकास, दरार युक्त घाटी का विकास, और जहाँ पर क्या होता है वहाँ पर अधिकांश झीलें स्थित हैं। अब अफ्रीका के अंदर अपन देखें कि दरार युक्त घाटी का विकास है, तो कहीं भूगोलवेत्ता ये बताते हैं कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार कि प्लेटें विपरीत दिशा में क्या हो रही है, गति कर रही है, ठीक है ना। इधर ये सोमालिया प्लेट हो जाएगी, जो आपको संबंधित टॉपिक में बता भी दिया जाएगा। तो ये प्लेट विपरीत इस तरीके से गति कर रही है, और ऐसे में अफ्रीका महाद्वीप का ये वाला भाग एक समय में इससे अलग भी हो जाएगा, ठीक है। तो एक समय में इससे अलग होने की संभावना भी बनती है, लेकिन वो संबंधित टॉपिक में आप देखेंगे। अभी आपके लिए जानना पर्याप्त है कि महान भ्रंश रेखा अफ्रीका में है, और अफ्रीका के मलावी झील से मृत सागर तक विस्तृत 6900 किलोमीटर के एरिया में लंबाई उसकी मापी जाती है। इसके बाद अपन झीलों की बात करें तो एक झील अपन ने जो यहाँ पर देखी सबसे महत्वपूर्ण झील थी अफ्रीका की, और उस झील का नाम क्या था, विक्टोरिया झील, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण झील थी कौन सी, विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील के बारे में अपन देखते हैं।
विक्टोरिया झील के अंतर्गत अपन कंप्लीट करें तो क्या करें, तो विक्टोरिया झील यहाँ पर देखें तो इस सबसे पहली बात तो हमने देख लिया कि यहाँ कौन से देशों की सीमाओं से लगती है ये झील, तो युगांडा, तंजानिया और केन्या देश की सीमा लगती है। इसके बाद विक्टोरिया झील की बात करें तो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, तो 2 विक्टोरिया सबसे बड़े हो गए, ठीक है ना, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील। इसके बाद अफ्रीका की सबसे बड़ी झील के बाद अपन देखें तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आती हैं कौन सी, तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक झील का नाम लिखेंगे अपन और वो हैं टांगानिका झील। टांगानिका झील की बात करें तो टांगानिका झील कहाँ पे है उसको आप सबसे पहले समझें कि ये जो टांगानिका झील है अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत, उसके अंदर अपन देखें तो कुछ इस तरीके से विस्तृत हैं, ठीक है। और उसमें कौन कौन से देशों की सीमा बनती है तो हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर कांगो, कांगो के बाद जाम्बिया, जाम्बिया के बाद तंजानिया और तंजानिया के साथ इधर से बुरुंडी। इन देशों की सीमा बनाते हुए ये जो झील हैं वो अफ्रीका की सबसे लंबी झील हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि यह विश्व की भी सबसे लंबी झील है। ध्यान रखना है, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी हो गई, तो विश्व की सबसे लंबी झील हो गई साथियों टांगानिका झील, ठीक है। तो विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी हो गई, टांगानिका झील। टांगानिका झील में ये देश के नाम याद रहे तो ठीक, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे लंबी झील है। और ये टांगानिका झील भी कहाँ पर है, तो अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी या महान भ्रंश रेखा में ही विस्तृत है, तो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ की कुछ महत्वपूर्ण झीलों की और बात करें तो एक झील आपको देखने को मिलेगी ठेठ मरुस्थलीय इलाकों में, तो देखते हैं छाड़ झील, ठीक है। तीसरी झील कौन सी हो गई, छाड़ झील। और छाड़ झील के बारे में भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम अफ्रीका के महाद्वीप पर जाकर बात करें। इस तरीके से अफ्रीका का महाद्वीप देखिए और यहाँ पर है छाड़ झील। अब देखिए छाड़ झील के बारे में बात करें तो छाड़ झील के बारे में क्या स्थितियाँ कंप्लीट हैं, तो एक तो ये कहीं 4 देशों से, ठीक है, नाइजर, नाइजीरिया, कैमरून और इधर से छाड़, इस तरीके से 4 देशों से सीमा बनाती हैं। तो सबसे पहले मैं उन देशों के नाम बता देता हूँ, नाइजर, नाइजीरिया, छाड़ और कैमरून। कैमरून देश से क्या बनाती हैं, सीमा बनाती है और उन चारों देशों के मध्य में स्थित ये झील है। फिर अपन बात करते हैं कि इस झील के अंतर्गत क्या है, तो ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, वायु निर्मित झील, ठीक है। कैसी झील है ये, वायु निर्मित झील है। अब वायु निर्मित कैसे, तो देखिएगा वायु के जब भंवर उत्पन्न होते हैं, तो वायु के जो भंवर उत्पन्न होते हैं उन भंवर के माध्यम से जो यहाँ से मिट्टी उड़कर चली गई और बीच में पीछे लास्ट में खड्डा पड़ गया, उसको अपन कहते हैं वायु निर्मित झील। और इस क्रिया को कहते हैं अपवाहन क्रिया। तो वायु द्वारा निर्मित अपवाहन झील का उदाहरण है कौन सी, तो छाड़ झील। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इस मरुस्थलीय परिप्रेक्ष्य में। यहाँ सहारा मरुस्थल है और सहारा मरुस्थल के परिप्रेक्ष्य में इस झील का मिलना काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहती है और ऐसी स्थिति में इस झील का अपना इम्पोर्टेंस और अधिक बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप, छाड़ झील वायु निर्मित, अपवाहन की क्रिया से निर्मित है और 4 देशों से सीमा बनाती है। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण झीलें थी। इसके अलावा भी अपन ने यहाँ पर एक झील की बात कर ली है, ये मलावी झील। और मलावी झील के दक्षिण से, ठीक है, मलावी झील के दक्षिण से हमने बात की है कि इससे कौन सी भ्रंश रेखा प्रारंभ होती हैं, ठीक है, कौन सी रेखा, भ्रंश रेखा प्रारंभ होती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, बाकी ठीक है। अगला टॉपिक अपन लेते हैं यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा प्रमुख मरुस्थल और मरुस्थलों के बारे में जानकारी, ठीक है। तो प्रमुख मरुस्थलों की बात करें, नेक्स्ट जो भी टॉपिक है हमारा मेन प्रमुख मरुस्थल।
प्रमुख मरुस्थल का नाम देखते ही हमारे ध्यान में आ जाता है कि सहारा का मरुस्थल मतलब अफ्रीका, खत्म बात। तो देखिएगा, सबसे पहले हम उसी मरुस्थल की बात कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। इस सहारा मरुस्थल पर थोड़ा इस तरीके से अपन देखें कि इस तरीके से ये लगभग अफ्रीका का महाद्वीप है और यहाँ पर इस तरीके की ये कुछ भौगोलिक स्थितियाँ हैं। अब देखते हैं ये कौन सा सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया। इधर से कौन सा सागर हो गया, लाल सागर हो गया, जिसको अपन जल संधियों के अंदर और देखने वाले हैं। अब देखिए ये वाला जो पूरा मरुस्थल है, उस मरुस्थल का क्या नाम है, सहारा मरुस्थल। ठीक है, कौन सा मरुस्थल हो जाएगा, सहारा मरुस्थल। अब सहारा मरुस्थल की क्या विशेषता, तो सहारा मरुस्थल सबसे पहले तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। ठीक है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया, सहारा का मरुस्थल। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जैसे भूमध्य रेखा जा रही है, इधर से ये कर्क रेखा, ठीक है, और यहाँ से कौन सी रेखा, मकर रेखा। अब ये कर्क और भूमध्य रेखा के मध्य वाले क्षेत्र में विस्तृत है, यहाँ पर इस तरीके से इस वाले पार्ट में। तो मतलब इसको कहेंगे कि अफ्रीका की कौन सी दिशा में, तो अफ्रीका के उत्तर में विस्तृत है। ठीक है, अफ्रीका के कौन सी दिशा में विस्तृत है, तो उत्तर दिशा में विस्तृत रहेगा। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका के अंदर सहारा का मरुस्थल रहेगा। सहारा के मरुस्थल की बात करें तो इस मरुस्थल के अंदर एक देश है, यहाँ पर कर्क रेखा के बिल्कुल पास में, उस देश का नाम है लीबिया। और लीबिया देश के अंदर, ठीक है, लीबिया में एक स्थान है अल अजीजिया, अल अजीजिया। और इस अल अजीजिया के बारे में प्रश्न आता है कि ये विश्व का सबसे गर्म स्थल, सबसे गर्म स्थल। ठीक है, तो विश्व का सबसे गर्म स्थल कौन सा हो गया, अल अजीजिया, जहाँ पर 57 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। और ये विश्व का सबसे गर्म देश, चाहे गर्म स्थान बोले तो आपको अल अजीजिया बोलना है। तो सहारा के मरुस्थल में ही है। सहारा के मरुस्थल में दो विशेषताएं और देखने को मिलती है, एक हरमट्टन देख लेते हैं अपन, और दूसरा देख लेते हैं अपन यहाँ पर गिबली देख लेते हैं। अब देखिए हरमट्टन, गिबली और एक यहाँ पर सीरा को भी देख लेते हैं। ठीक है, ताकि कभी कभी प्रश्न आ भी जाए तो आप ध्यान रख सकते हैं। हरमट्टन क्या है, तो इस तरीके से यहाँ से हवा चल रही है मिस्र की ओर से, और इस तरीके से ये गिनी तट, ठीक है, यहाँ पर कौन सा तट है, गिनी तट। अब गिनी तट पर क्या होता है कि यहाँ पर समुद्री भाग है और यहाँ एक विषुवत की प्रति विषुवत की धारा आती है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि वातावरण असहनीय हो जाता है। जब आर्द्रता अधिक बढ़ गई तो असहज वातावरण, और असहज वातावरण में ये शुष्क पवन, जो हरमट्टन पवन है वो एकदम शुष्क पवन है, गर्म पवन है, और उस आर्द्रता को यहाँ आकर ग्रहण कर लेती है। तो सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली गर्म शुष्क पवन है। ये कैसी पवन है, गर्म शुष्क पवन है। कहाँ पर, सहारा के मरुस्थल में। और इसे गिनी के तट के पास में आर्द्रता ग्रहण करने के कारण इसको कौन सी पवन कहा जाता है, डॉक्टर पवन की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, डॉक्टर पवन की संज्ञा किसको दी जाती है, हरमट्टन पवन को दी जाती है। कहाँ पे, गिनी में। दूसरी गिबली भी एक गर्म शुष्क पवन है, और ये भी गर्म शुष्क पवन जो है वो कौन से देश में चलती हैं, इतना आपके लिए पर्याप्त है। तो ये कौन से देश में चलेगी, लीबिया कंट्री में चलेगी। इसके अलावा यहाँ पर और जानकारी दे तो ये सहारा के यहाँ रेगिस्तान से आगे की ओर इस तरीके से ये पवन चलती है, और यहाँ पर एड्रियाटिक तट या इटली देश हैं, जो भूमध्य सागर का तटवर्ती क्षेत्र हैं। इटली, भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्र इटली में एक बारिश होती है रक्तवृष्टि। ठीक है, तो रक्तवृष्टि भी करवाने वाली पवन कौन सी हैं, तो सिराको पवन है, गर्म शुष्क पवन। बाकी टॉपिक पवन आएगा उस समय और ज़्यादा क्लियर करेंगे। सिराको पवन को यहाँ पर देखें तो अफ्रीका, ठीक है, सहारा से इटली की ओर चलती है। ठीक है, कहाँ की ओर चलती है, इटली की ओर चलती हैं, और ये रक्त वृष्टि कराने वाली पवन कही जाती हैं। ठीक है, ये पवन कौन सी वृष्टि करवाती हैं, रक्त वृष्टि करवाती हैं। क्या तात्पर्य है, तो देखिए रक्त वृष्टि में क्या होता है कि सहारा के रेगिस्तान से रेत के कण उड़ रहे हैं इस हवा के साथ, और वो भूमध्य सागर में जाके वो हवा में ही पानी से अभिक्रिया कर रहे हैं, जंग लगने वाली अभिक्रिया।
Fe2O3 और जंग लगने वाली अभिक्रिया करने के कारण ये जैसे ही वर्षा होगी तो वर्षा कैसी होगी, लाल कलर की होगी। इसलिए इटली में वर्षा होती है सिराको पवन से, और सिराको पवन से रक्त वृष्टि इसी कारण होती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं आप, यहाँ पर आ रहा था तो मैंने बता दिया। दूसरा मरुस्थल देखते हैं यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। सेकेंड मरुस्थल कौन सा हो गया, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल, ये मरुस्थल भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इस मरुस्थल के बारे में क्या जानकारी दी जाती है, तो एक तो अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कौन सा मरुस्थल है, या अफ्रीका के दक्षिण की ओर, दक्षिण अफ्रीका एक कंट्री है लेकिन अफ्रीका के दक्षिण की ओर कौन सा मरुस्थल है, तो कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल क्यों जाना जाता है, तो बुशमैन जनजाति के लिए, ठीक है। कौन सी जनजाति के लिए जाना जाता है, बुशमैन जनजाति के लिए। और मुख्य रूप से ये कौन से देश में फैला है, तो बोत्सवाना देश में फैला है, ठीक है। मुख्य रूप से बोत्सवाना कंट्री में ये मरुस्थल फैला हुआ है। और बुशमैन जनजाति यहाँ पर क्या करती है, तो कभी कभी आपको पूछा जाता है कि शुतुरमुर्ग के अंडे में पानी भरने वाली जनजाति कौन सी है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करती है बुशमैन जनजाति, ठीक है, कि उसके अंडे के अंदर पानी भरने का काम करती है। और इसके बाद कभी कभी बुशमैन के बारे में और भी पूछा जाता है कि ये चींटियाँ या कीड़े मकोड़ों को खा जाती है जो इनके चावल के रूप में प्रयुक्त करती हैं, ठीक है। क्रॉस इनके महिलाओं का चोगा जो होता है क्रॉस कहलाता है। तो बाकी जानकारी आप अगले टॉपिक में देखेंगे बुशमैन में। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि बुशमैन जनजाति, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका एक आदिम प्रकार का महाद्वीप माना जाता है जहाँ पर जनजातियों का निवास और दबाव आज भी बना हुआ है। तो हम एक अलग ही पॉइंट ले लेंगे कि अफ्रीका की प्रमुख जनजातियाँ, जैसे कांस्टेबल जैसे परीक्षा में आ गया था, झुलू जनजाति कहाँ की है, तो दक्षिण अफ्रीका की। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स अपन देखेंगे आगे की ओर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अफ्रीका महाद्वीप है ये पूरा, और अफ्रीका महाद्वीप में दो प्रमुख मरुस्थल अपन ने देख लिए। तीसरा प्रमुख मरुस्थल यहाँ पर आप देख सकते हैं नामीब प्रकार का मरुस्थल, नामीब, ठीक है। तो तीसरे मरुस्थल का मैं नाम लिख लेता हूँ केवल, नामीब मरुस्थल। और नामीब मरुस्थल जो हैं वो कौन से देश में है, तो नामीब मरुस्थल कौन से देश में हो गया, नामीबिया देश में, ठीक है, नामीबिया देश में। और नामीबिया देश कहाँ पर है, तो अफ्रीका के अंदर ही है। तो इस तरीके से ये मरुस्थल हो गए। मरुस्थल के विकास के भी कई कारण हैं, उनके ऊपर भी अपन चर्चा करें तो ठंडी धाराओं का योगदान रहता है, क्योंकि अफ्रीका के इस पश्चिमी तट के किनारे किनारे ठंडी धाराएं चलती हैं, और ठंडी धाराओं की वजह से मरुस्थल में बारिश नहीं हो पाती। बारिश कहाँ पर हो जाती है, बारिश समुद्र में ही हो जाती है। तो ठंडी धाराएं और पवने ये दो महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, तब जाके मरुस्थल का विकास होता है। हालांकि लगातार शुष्कता में अभिवृद्धि से मरुस्थल का विकास होता है। अगले टॉपिक की ओर बढ़े, मरुस्थल के बाद नेक्स्ट पर्वत श्रेणियों की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पर्वत श्रेणियों में अपन बात करेंगे पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत क्या क्या स्थितियां हैं। अफ्रीका के अंदर प्रमुख पर्वत, अफ्रीका के अंदर प्रमुख पर्वत का नाम लेते ही हमारे माइंड में एक ही क्लिक होता है, किलिमंजारो पर्वतमाला। तो देखते हैं कहाँ पर है। इस तरीके से, एक तो इस तरीके से पर्वत है, और एक तंजानिया के जस्ट उत्तर में, केन्या और तंजानिया, ठीक है, तंजानिया में है किलिमंजारो। तो सबसे पहले पर्वत की बात करते हैं किलिमंजारो। अब देखिए किलिमंजारो जो पर्वत है, उस पर्वत की बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो काफ़ी ध्यान रखनी है आपको। और इसकी ऊंचाई इसलिए ध्यान रखनी है कि ये जो है वो अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है, संपूर्ण अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी अगर पूछी जाए। हालांकि सेकेंड ग्रेड एग्जाम के जीके के पेपर में और रीट के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछ लिया गया है, फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, तो किलिमंजारो चोटी है। और किलिमंजारो कौन से देश में आता है, तो तंजानिया देश में आता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर केन्या और तंजानिया की सीमावर्ती क्षेत्र में ये किलिमंजारो चोटी पड़ती है, जो तंजानिया देश के अंतर्गत आती है। इस किलिमंजारो की और एक्स्ट्रा जानकारी अगर आप लेना चाहे तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। और ज्वालामुखी पर्वत को देखें तो क्रायोवोल्केनो, मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्रायोवोल्केनो, जिसको हम हिम ज्वालामुखी कह सकते हैं। अब हिम ज्वालामुखी का क्या आशय हुआ
कि इसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि यहाँ पर जब ज्वालामुखी विस्फोट हुए तो उस विस्फोट के दौरान हिम स्रावित हुआ या हिम की शिलाएं निकली हैं, इस कारण इसको क्रायो वेल्केनो या हिम ज्वालामुखी भी कहा जाता है। तो यह क्रायो वेल्केनो का उदाहरण है। और यह कौन, तो किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो किसका उदाहरण है? विश्व में हम देखें तो ऐसे उदाहरण काफ़ी कम देखने को मिलते हैं और किलिमंजारो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाता है। किसका? तो क्रायो वेल्केनो या हिम ज्वालामुखी का। आगे की ओर सेकंड प्रमुख स्थिति देखें तो यहाँ पर आती है एटलस पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? एटलस पर्वतमाला। अब देखिए एटलस पर्वतमाला के ऊपर देखें तो हम ये जानकारी ले सकते हैं कि एटलस पर्वतमाला जो है वो कैसी है, एक नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है, ठीक है। एटलस पर्वतमाला कैसी हो गई? नवीनतम मोड़दार। अब देखते हैं नवीनतम मोड़दार पर्वत क्या हो गए। तो जैसे रॉकीज पर्वतमाला देख लो, जैसे हिंदुस्तान के अंदर देख लो तो आपकी जो हिमालय पर्वतमाला है, रॉकीज पर्वतमाला अमेरिका की, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की, ठीक है। ये सारी की सारी, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की, इसी तरीके की ये नवीनतम मोड़दार और वलित पर्वतमालाओं की श्रेणी में आती हैं एटलस पर्वतमाला। और एटलस पर्वतमाला यहाँ पर आप देखते हैं मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, इन 3 देशों में फैली हुई ये पर्वतमाला हैं। तो मैं इन देशों का नाम लिख लेता हूँ, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया। इन 3 देशों में फैली हुई ये पर्वतमाला है। और ये पर्वतमाला नवीनतम मोड़दार पर्वतमाला है। कहाँ की? तो अफ्रीका की। तो अफ्रीका की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में, ठीक है। अफ्रीका के उत्तर भी कह सकते हैं, बिल्कुल उत्तर पश्चिम में स्थित हैं, ठीक है ना, उत्तर में स्थित है। तो आप उत्तर लिख सकते हैं। अफ्रीका की कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में, और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में। तो इस तरीके से हमने प्रमुख पर्वत देखे। तो अफ्रीका के अंदर 2 प्रमुख पर्वत हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा ध्येय ये भी होना चाहिए कि हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और उसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखें। तो ये 2 पर्वतमालाएं पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो भी हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। भेड़ चाल की तरह नहीं चलें। तो देखते रहें, पर्वत के अंदर 2 पर्वत से संबंधित अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें अपन तो यहाँ की प्रमुख जल संधियों की बात कर लेते हैं। और एक प्रमुख नहर है, कौन सी? तो कौन सी नहर है? स्वेज नहर। हालांकि मिस्र का अधिकार है इस पे, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना जल संधियाँ, ठीक है। कौन सा रहेगा? जल संधियाँ। और इसके बाद अपन मरुस्थल और घास के मैदान के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तो जल संधियों में देखें तो 2 ही जल संधियाँ आपको देखनी है यहाँ पर। अफ्रीका महाद्वीप में इस तरीके से देखें, एक तो ये कौन सा सागर हो गया? भूमध्य सागर। और भूमध्य सागर से इधर कौन सा सागर है? तो अटलांटिक महासागर। अब देखिए इस तरीके से भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जल संधि है, उस जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो हैं वो किसको जोड़ती हैं? तो ये जोड़ती हैं भूमध्य सागर को, ठीक है। भूमध्य सागर को किससे जोड़ेगी? तो अटलांटिक महासागर से जोड़ेगी, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करेगी। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ने का काम किया, मतलब भूमध्य सागर में जाने का काम किया। तो इसलिए भूमध्य सागर के अंदर जाने के लिए उसकी जो की होगी, भूमध्य सागर की जो चाबी होगी, वो चाबी हम किसको कहेंगे? कुंजी। किसको कहेंगे? तो भूमध्य सागर की कुंजी हम कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि को। देखिए इधर से यूरोपियन कंट्री है एक, स्पेन कंट्री, और अपन अभी देख चुके हैं यहाँ पर एक कंट्री है मोरक्को। और मोरक्को और स्पेन दोनों देशों को तो अलग करती हैं इस तरीके से, और अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को क्या करती है? जोड़ती है। देखिए उत्तर में स्पेन, दक्षिण में कौन सा देश है? मोरक्को देश। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट जल संधि हो गई। दूसरी जल संधि की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप पर इस तरीके की स्थिति देखें। तो यहाँ पर अपन अभी द्वीप भी देख लेते हैं इसके साथ।
अफ्रीका महाद्वीप में एक बड़ा द्वीप है यहाँ पर, कौन सा? मेडागास्कर द्वीप। और यहाँ पर दो द्वीप हैं, जंजीबार व पेम्बा द्वीप। ये तंजानिया के अधिकार में आ जाते हैं। देखिए अफ्रीका के अंदर यहाँ तंजानिया स्थित है और तंजानिया की सीमा में कौन से द्वीप हो गए? जंजीबार और पेम्बा द्वीप। और ये लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो काफ़ी एग्जामों में प्रश्न पूछा भी गया इससे बनता है। और ये कौन से महासागर में है? तो हिंद महासागर में है, इसलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो हिंद महासागर के अंदर तंजानिया के अधिकार क्षेत्र में जंजीबार और पेम्बा दो द्वीप हैं जो लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। और मेडागास्कर द्वीप की भी चर्चा कर लेते हैं कि यह अफ्रीका का, ठीक है, यह अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का सबसे बड़ा, अफ्रीका का तो सबसे बड़ा और विश्व का चौथा, विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। ठीक है, तो अफ्रीका का सबसे बड़ा और विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। तो यहाँ पर अपन देखें कि अभी और भी जानकारी लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हो गया आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद सेकंड हो जाता है आपका यहाँ पर कौन सा? तो न्यू गिनी। न्यू गिनी के बाद थर्ड हो जाता है आपका बोर्नियो। और ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, बोर्नियो कहाँ का है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जबकि अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो गया? मेडागास्कर द्वीप। मेडागास्कर भी कभी इससे पृथक हुआ है, ठीक उसी तरीके से जैसे अपन ने महान ब्रज घाटी की बात की है। अब यहाँ पर करते हैं, एक देश है यहाँ पर मोजाम्बिक। ठीक है, कौन सा देश है? मोजाम्बिक। और मोजाम्बिक और मेडागास्कर को यहाँ पर अलग करती हैं उस जल संधि को हम कौन सी जल संधि कहते हैं? मोजाम्बिक जल संधि। मोजाम्बिक जल संधि। कैसे बात करेंगे? मोजाम्बिक जल संधि किसको अलग करती हैं? तो एक कौन सा देश हो गया या किसके बीच में है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो मोजाम्बिक व मेडागास्कर के मध्य में है। ठीक है, मेडागास्कर के मध्य में कौन सी जल संधि है? तो मोजाम्बिक जल संधि। तो ये कंप्लीट होता है अपना जल संधि के बारे में। एक जानकारी इससे और देखनी है आपको, स्वेज नहर के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं स्वेज नहर के अंतर्गत। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं स्वेज नहर की। स्वेज नहर, ये देखिए इस तरीके से अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति। इतना सा स्थान अगर तोड़ दिया जाए तो यहाँ पर काफ़ी दूरियां कम होती हैं। देखते हैं कैसे। ये सागर कौन सा हो गया? भूमध्य सागर। ये सागर कौन सा हो गया? लाल सागर। हिंद महासागर का भाग है लाल सागर। ठीक है, और इधर से भूमध्य सागर। अब देखते हैं इस पूरे इलाके को बाहर निकाल के देखते हैं इस तरीके से। ये हो गया भूमध्य सागर, मैप पर उधर भी देखते रहिएगा, और इधर से हो गया लाल सागर, और इसके बीच में इस तरीके से झील हैं। ठीक है, सॉरी, झीलें भी हैं और साथ में क्या है? नहर भी है। तो देखेंगे कि यहाँ से कभी जहाज को यूरोप से आना होता था तो इस तरीके से लंबा मार्ग तय करके फिर कहाँ पर जाते थे? भारत की ओर या पूर्वी देशों की ओर जाते थे। किंतु अब क्या हो गया कि भूमध्य सागर से एक नहर का निर्माण हो गया है और उस नहर के निर्माण के कारण काफ़ी दूरी कम हो गई। तो भूमध्य सागर से कौन से पोर्ट, यहाँ पर ध्यान रखना, पोर्ट सईद, ये प्रश्न पूछा जाता है। पोर्ट सईद से पोर्ट स्वेज। ठीक है, तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि स्वेज कौन से सागर में है? तो लाल सागर में है। और यहाँ पर कुछ झीलें हैं, उनको जोड़ा गया है और नहर का निर्माण किया गया है। तो उन झीलों के नाम मैंने लिखे हैं। एक तो ग्रेट ब्रिटर, सॉरी टिमासा, फिर ग्रेट ब्रिटर, और ग्रेट ब्रिटर के बाद यहाँ पर देखते हैं लिटिल ब्रिटर। और इस तरीके से ये लगभग 162 किलोमीटर लंबी व्यापारिक मार्ग के लिए इम्पोर्टेंट नहर है। और इस नहर का निर्माण 1869 में एक व्यक्ति आए थे, फर्डिनेंड। ठीक है, फ्रांसीसी इंजीनियर थे, फर्डिनेंड डी लेसेप्स।
और इन्होंने इसका निर्माण कराया था। तो इस झील पर आप सभी जानते हैं खाड़ी संकट वगैरह मिश्र ये सभी जानकारियाँ जानते हैं। तो अभी जो मैं बात करूं कि यहाँ पर अभी जो अधिकार हैं वो कौन से देश का अधिकार हैं, मिश्र देश का अधिकार हैं। किस पर, तो स्वेज नहर पर। पूर्ण रूप से इसका अधिकार किस देश के पास में है, मिश्र देश के पास में है। तो आप ध्यान रख सकते हैं स्वेज नहर भूमध्य सागर में पोर्ट सोईद बंदरगाह को लाल सागर में पोर्ट स्वेज से जोड़ते हैं। इसमें 3 झीलें ऑलरेडी थी, ग्रेट ब्रिटर, टिमासा, लिटिल ब्रिटर। इन झीलों को आपस में जोड़ा गया और एक नहर का निर्माण कर दिया गया और ये व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण नहर बन चुकी है। तो आप इतना ध्यान रख सकते हैं इस नहर के बारे में। अगला क्रम देखते हैं अपन, प्रमुख मरुस्थल के बाद अपना एक टॉपिक रह गया था प्रमुख घास के मैदान, और घास के मैदान के साथ विविध टॉपिक अपन देख लेते हैं और इस टॉपिक को अंतिम रूप देते हैं। यहाँ घास के मैदान की बात कर लेते हैं, घास के मैदान। चलिए घास के मैदानों की बात करें तो घास के मैदानों पर अफ्रीका महाद्वीप में चलना ही होगा, अपन को हर बार चलना होगा। और घास के मैदान के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के बाद यहाँ प्रश्न बनता है कि एक तो 10 डिग्री और 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। हालांकि अफ्रीका में कुछ इस तरीके से फैला हुआ ये घास का मैदान है। यहाँ पर जो घास उगी है उस घास को कहते हैं, नाम आ चुका होगा आपके मुंह पे, सवाना घास के मैदान, ठीक है। कौन सा मैदान हो गया, सवाना घास के मैदान। और इसके उत्तर में कौन सा मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल। और सहारा मरुस्थल उसके बीच का जो स्थान है उसको कहते हैं साहेल क्षेत्र, ठीक है। साहेल क्षेत्र या साहेल क्षेत्र कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सवाना घास के मैदान 10 डिग्री उत्तर से, ठीक है, 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों में मिलते हैं। भूमध्य रेखा के दोनों और 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांशों में मिलते हैं। और ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो केन्या और तंजानिया देश में सबसे ज़्यादा मिलेंगे। कौन से मैदान, तो सवाना घास के मैदान। आपने जितनी भी हॉलीवुड की पिक्चर भी देखी होगी, ठीक है, उसके अंदर भी इस तरीके के, ठीक है, शेर दौड़ते हुए और पशु पक्षी जो दर्शाए जाते हैं अधिकांश तो सवाना घास के मैदान को ही बताया जाता है। और यहाँ पर सवाना वाले क्षेत्र को विश्व का शिकार ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। ये शिकार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। तो विश्व के शिकार गाह के नाम से भी सवाना घास के मैदानों को जाना जाता है। तो ये अफ्रीका में कुछ ऐसी स्थिति रखता है और जिसमें केन्या और तंजानिया में सर्वाधिक पाए जाते हैं ये मैदान। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों कौन सी, तो यहाँ दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणवर्ती क्षेत्र में एक मैदान है वेल्ड, या इसको वेल्डास भी कह दो तो ठीक है, वेल्डास घास के मैदान या वेल्डास घास के मैदान, ठीक है। तो क्या स्थिति है, तो ये यहाँ पर अफ्रीका के दक्षिणतम भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में देखते हैं। तो आपको अभी केवल ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर विस्तृत घास के मैदान को क्या कहते हैं, वेल्डास घास के मैदान। क्योंकि ये मिलान वाला प्रश्न आता है कि प्रेरीज कहाँ हैं, ये कहाँ हैं, तो आपको ध्यान रखना अभी अफ्रीका पढ़ रहे तब तक अफ्रीका में 2 घास के मैदान, सवाना कहाँ पे हैं, अफ्रीका में, तंजानिया केन्या, और वेल्डास कहाँ पे, तो दक्षिण अफ्रीका में। इस तरीके से ये घास के मैदान कंप्लीट होते हैं। अब अपन अंतिम रूप में विविध वस्तुओं को देख लेते हैं कि अफ्रीका से संबंधित और क्या चीज़ें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ताकि हमारा एक भी प्रश्न संबंधित टॉपिक से कभी बाहर ना जा पाए। तो हम विविध रूप में देख लेते हैं अफ्रीका के अंतर्गत। तो विविध के अंदर क्या देखेंगे, विविध के अंदर हमें सबसे ज़्यादा प्रश्न अफ्रीका में ये भी पूछा गया है खनिज को लेकर। तो विविध में पहला प्रश्न देखते हैं खनिज को लेकर, और खनिज में भी एक खनिज पूछा जाता है गोल्ड, और एक प्रश्न पूछा जाता है हीरे को लेकर, ठीक है। तो गोल्ड या सोना जो है वो सोना कहाँ पर उत्पादन होता है, तो विट्स वाटरलैंड, ठीक है, विट्स वाटरलैंड
लैंड या विट्स वाटरलैंड पहाड़ी कहाँ पर हैं तो जोहान्सबर्ग में है। और जोहान्सबर्ग कहाँ पर है तो जोहान्सबर्ग रहेगा साथियों दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में यहाँ पर जोहान्सबर्ग नाम का स्थान है जो किसके लिए जाना जाता है, गोल्ड उत्पादन के लिए जाना जाता है। और इसके बाद हीरे के लिए अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की एक खदान है किम्बरले, ठीक है ना, कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर ही। और ये किम्बरले भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तीसरा और अधिक महत्व दे दें तो एक देश है गैबोन। और गैबोन देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मैग्नीज आधारित अर्थव्यवस्था है, मैग्नीज आधारित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो गैबोन देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, मैग्नीज आधारित हो गई। ये गैबोन देश का नाम है, ठीक। तो इस तरीके से खनिज से 3 प्रश्न काफ़ी हाईलाइटेड रहते हैं जो हमें अफ्रीका से देखने हैं, ठीक है। खनिज से संबंधित कितने प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर हो गए। इसके बाद यहाँ पर हम और बात कर लें तो एक बात करनी है हमको वन से संबंधित। और वन से संबंधित यहाँ क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक तो यहाँ क्या प्रश्न पूछा जाता है, सदाबहार वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वन सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं तो कांगो और जायरे वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के घने जंगल सदाबहार हमेशा याद रखना है। यहाँ पर आबूनस, रोजवुड, महोगनी और एबोनी, ये इस तरीके की वनस्पति जो हैं वो वनस्पति कौन से वनों की हैं तो सदाबहार वनों की रहेगी। और एक और प्रश्न पूछा जाता है जनजातियों का, जनजातियाँ। और जनजातियों में क्या प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है। तो अभी तक हम जो देख चुके हैं वो कौन सी जनजाति को देख चुके हैं, बुशमैन। और बुशमैन कहाँ पर हैं तो आप सभी जानते हैं कालाहारी मरुस्थल में है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर पिग्मी जनजाति कहाँ है तो पिग्मी है मध्य अफ्रीका में, ठीक है, मध्य अफ्रीका में। इसके बाद और प्रश्न पूछा जाता है, ये जुलू जनजाति जो पूछी गई थी कांस्टेबल एग्जाम के अंदर, जो कहाँ पे हैं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर हैं, ठीक है। इसके बाद और प्रश्न पूछा जाता है कि मसाई जनजाति, मसाई जनजाति कहाँ पे रहती है तो केन्या देश के अंदर रहती है। और बद्दू जनजाति कहाँ पर रहती हैं तो सहारा के रेगिस्तान के अंतर्गत रहती हैं। इसके बाद अफ्रीका को हमने मोटे तौर पर देखा, लेकिन 2 शब्द हमारे सामने आते हैं कि कैप ऑफ गुड होप क्या है और हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्या है, तो उसको भी देख लेते हैं। कैप ऑफ गुड होप, तो बड़े कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप क्या है तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपन अफ्रीका का एक ही मैप बनाएंगे और उस मैप पर दोनों चीज़ें अपन क्लियर कर लेंगे। देखो दोनों चीज़ें कैसे क्लियर करनी है तो इस तरीके से। अब कैप ऑफ गुड होप क्या है तो सुदूर दक्षिण अफ्रीका जो है, सुदूर दक्षिण अफ्रीका जो है उसको अपन क्या कहते हैं तो सुदूर दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप कहते हैं। जबकि अफ्रीका का ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये इसके अफ्रीका के पूर्व भाग में जो है लाल सागर और हिंद महासागर से टच वाला, उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर 4 देश कौन से हैं तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर जो देश हैं उन देश के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या नाम है, एक तो जिबूती, इथोपिया, इरिट्रिया और सोमालिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 देश आपको ध्यान रखने हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका के अपन प्राचीनतम भूखंड भी कहते हैं। बाकी अफ्रीका के बारे में लगभग सभी जानकारी अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। इस तरीके से हमने अफ्रीका कंप्लीट कर लिया। अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित सारी जानकारी अपन ने कंप्लीट की। अब आपकी तैयारियां जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप निरंतर अपनी तैयारियों को नए आयाम देते रहिए, बेटर से बेस्ट करते रहिए और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।